अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे दिनों का मज़ा ले रहे होंगे। दोस्तों, ईवीएम को लेकर लगातार पिछले कई सालों से जो हालांकि ये बात तो 2014 से ही उठ रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी फैलाई जा रही है, गड़बड़ी की जा रही है और उससे कुछ खास राजनीतिक पार्टियां या नेता उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरा ये इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक है कि अगर सवाल उठ रहे हैं कि ईवीएम मशीन में किसी भी प्रकार की दिक्कत है या प्रॉब्लम है या उसके साथ टेम्परिंग की जा सकती है या उसको हैक किया जा सकता है, तो ये केवल हवा में बात क्यों हो रही है कि एक तरफ कोई दावा कर रहा है कि ईवीएम हैकिंग हो सकती है और दूसरी तरफ से फिर मीडिया के जरिए जवाब ये आता है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता है। हम ऐसा क्यों नहीं एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जो भी हायर अथॉरिटी है उसके साथ साथ हम लोग क्यों नहीं इस एक प्लेटफॉर्म को क्रिएट करते हैं जहां पर जो हैक करने वाले लोग हैं वो भी शामिल हो जाएं और जो कह रहे हैं कि नहीं हैक हो सकता है, जो इलेक्शन कमीशन है, वो भी सामने बैठ जाए और पूरे देश और दुनिया के सामने हर तरह की मीडिया को सामने लाइव टेलीकास्ट करके इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाए कि ईवीएम हैक हो सकता है कि नहीं है, हैक हो सकता है। अभी एक नया मामला सामने आया। लंदन में एक ईवीएम हैकिंग को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें भारत की जो कंपनी है जो ईवीएम मशीन बनाती है, ईसीआईएल कहलाता है, उसका जो पूर्व कर्मचारी है सैयद सुजा नाम का एक बंदा है जो हैदराबाद के रहने वाले होते हैं। उनकी अगर आप लोग कहानी जानेंगे तो बहुत ही दंग रह जाएंगे कि जिस प्रकार से उनके साथ जो घटना घटी। उनकी एक टीम होती है जो इस पे काम कर रही होती है, उस टीम को इंडिया बुलाया जाता है और किसी बीजेपी के नेता द्वारा, ये उनका ही कहना है, ये सैयद सुजा का कहना है, वो वही बंदे हैं जिन्होंने ईवीएम मशीन बनाने और उसके हर तरह के जो अंदर में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम होता है उसमें वो टीम के लीडिंग टीम के मेंबर रहे हैं। उनके 14 लोगों की टीम होती है। उस 14 लोगों की टीम में जब उनको हैदराबाद बुलाकर उनको बिल्कुल ज़ीरो रेंज पर उनके पूरे टीम को गोली मारी जाती है और उनको भी गोली मार दी जाती है, लेकिन जब वो बेहोश हो गए होते हैं, खुशकिस्मती से उनकी जान बच जाती है उतने लोगों के बीच में। और जब उनको ये पता चलता है कि उनकी जान बच गई है, जब होश में आते हैं तो देखते हैं वो लाशों के बीच में पड़े हुए हैं। किसी तरीके से जान बचाकर भागे सैयद सुजा। मैं ये बात इस उन्हीं के बताए हुए सारी चीज़ों के पे बेस्ड में बता रहा हूँ। जब उनको पता चलता है कि इनके ऊपर मारने की कोशिश की गई है हैदराबाद में उनके कोई बीजेपी नेता के द्वारा, उनके ही गार्ड के द्वारा, सोच लीजिए कि ज़ीरो रेंज पर उनको गोली मरवाई जाती है, लेकिन किसी तरीके से जान बच जाती है उनकी और वो फिर वहाँ से भागकर किसी तरीके से शरणार्थी बनकर अमेरिका में जाकर वहाँ पे उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के साथ दिए कि मुझे मेरी जान को ख़तरा है, इस वजह से ख़तरा है कि हिंदुस्तान के अंदर में ईवीएम को लेकर बहुत बड़ा मसला है जिसके पर्दाफाश किया गया था और उसकी वजह से मेरी जान को ख़तरा है, जिसकी वजह से अमेरिका ने उनको एसिलम प्रोवाइड किया। उसके बाद से जब बात ये होती है तो लगातार वो कोशिश किए लोगों को अवेयर करने की। अभी भाई से भी बात हुई उनकी, उन्होंने काफ़ी प्रूफ दिए। अब बात जब सामने आ रही है, पूरी दुनिया की मीडिया जब इस बात को सामने लेकर आ रही है कि सैयद शुजा ने जो खुलासा किया कि ईवीएम मशीन जिस प्रकार से जहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है वहाँ पे उसका बिल्कुल भी तौर तरीका है, हालांकि उनको इस बात पे R&D करने के लिए बताया गया था कि ये हैक हो सकता है कि नहीं हैक हो सकता है, उस पर आप रिसर्च कीजिए, और उन्होंने करके दिखा दिया कि ये हो सकता है। तो फिर उसी कंपनी ने ये बोला कि ठीक है, आप एक ऐसी मशीन बनाओ जो हैक नहीं हो सकता है, और इन लोगों ने, इनकी टीम ने, बाकी के अब एक और टीम इनके साथ काम करती है, उन्होंने उस पर काम भी शुरू किया और उस तरीके के मशीन को भी डेवलप किया सैयद सुजा ने। फिर उसके बाद से क्या होता है कि वो जो मशीन जो इंट्रोड्यूस किया गया उसको इस्तेमाल में ही नहीं लाया गया कभी। ये सिर्फ, ये मैं कोई अपने मर्जी से नहीं, ये सैयद शुजा जी का ही कहना है जिन्होंने इसके बारे में खुलासा किया लंदन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ईवीएम में। और एक बात और भी सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि इसमें भले बीजेपी लीडिंग रोल में दिखाई देती है कि बीजेपी इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती है, बीजेपी के लोग संपर्क करके ईवीएम मशीन को हैक करने की कोशिश करते हैं या टेम्परिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी सैयद शुजा ने जब ये बात बताई तो उन्होंने लगभग हर पार्टियों का नाम लिया, उसमें कांग्रेस का भी नाम लिया, उसमें आम आदमी पार्टी का भी नाम लिया, उसमें सपा का भी नाम लिया, उसमें और भी बहुत सारे क्षेत्रीय दलों का नाम भी लिया था।
इसीलिए आपने एक चीज़ देखा होगा कि ये जो मैटर है, इस मैटर पे बहुत खुलकर कोई सामने नहीं आ रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पे खुलकर प्रदर्शन नहीं कर रही है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पर आकर धरना प्रदर्शन नहीं कर रही है कि इतना बड़ा मामला सामने आया। पूरी दुनिया के, पूरे देश की जो मीडिया है लगातार इस पर सवाल क्रिएट कर रही है, खड़ा कर रही है। इसके बावजूद भी कोई भी मीडिया का बंदा किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाके उनसे राय नहीं ले रहा। हाँ, सभी दबी जबान में कह रहे हैं कि कांग्रेस जैसे कह रही है कि ईवीएम मशीन में 50% टैली कराया जाए वीवीपैट से, यानी जो पेपर उससे पर्ची निकल कर आता है उसका टैली कराया जाए 50%, ताकि जेन्युइन है कि नहीं ये पता चल सके। अब मेरा सवाल ये है कि जब पूरे दुनिया में इतना तहलका मच रहा है ईवीएम मशीन को लेकर, तो एक तरफ एक बंदा दावा करता है कि ईवीएम मशीन हैक हो सकता है, एक तरफ दावा करता है कि ईवीएम मशीन में टेम्परिंग हो सकती है, एक तरफ दावा होता है कि काउंटिंग के वक्त में उसमें हेर फेर हो सकता है। तो जब वो करके दिखा रहा है तो हवा में क्यों बात हो रही है, हवा में क्यों हंगामा मचाया जा रहा है? कोई मीडिया पर्सन आता है, मीडिया में जाके बात कर देता है, नहीं 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 इस पर कोई तरह के इलेक्शन कमीशन उस पर बार बार सफाई देता है। क्यों? आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए, आप एक प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए और वहां पे सभी लोगों को बुलाइए जो ईवीएम हैक कर सकते हैं। इंडिया में नहीं तो किसी तीसरे देश में कर दीजिए, लंदन में कर दीजिए, इंडिया में अमेरिका में कर दीजिए, जहां पे सब के सब सेफ हो। अब वहां से लाइव टेलीकास्ट हो जाए कि किस तरह से ईवीएम हैक हो सकता है, ईवीएम में टेम्परिंग हो सकती है। और जो लोग कह रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर में बैठकर, ये वो लोग हैं जो देश के लोकतंत्र के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। देखो दोस्तों, आप लोग इस एथिक्स को समझने की कोशिश कीजिए कि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, एक संविधान से चलने वाला देश है, और संविधान के तहत सबसे ज़्यादा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे बड़ा अधिकार है, वो है जनता को दिया गया अधिकार कि वो चुनाव कर सकते हैं अपने पार्टी का, अपने नेता का, वोट के जरिए। और अगर वोट ही पर खतरनाक तरीके से प्रहार होने लग जाए तो आप समझ सकते हैं कि वोट का अधिकार में हनन होना ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए खतरा है। और जिस देश की पूरी संरचना ही लोकतंत्र और संविधान पर बेस्ड हो, वहाँ पर अगर कोई सवाल उठाता है, जैसे एक घर है, मान लीजिए मैं जिस घर में हूँ, इस घर का बुनियाद जो नीचे का जो बेस है, वो बेस पर ही अगर कोई तरह का दीमक लग जाता है, कोई तरह का उसमें खतरनाक तरीके से उसमें कटाव शुरू हो जाता है, तो हम ये कहने ने मेरा घर बहुत मजबूत है, घर मेरा बहुत मजबूत है, तो ये इससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कौन होगा इस दुनिया में? जब वो कोई बात दावा कर रहा है कि नहीं आपका घर टूट रहा है, आपका नींव खराब हो रहा है, आपका पिलर जो फाउंडेशन है वो खराब हो रहा है, आप उसकी जांच कराइए, तो क्यों नहीं हम जो बात कह रहा है कि उसके साथ और जिसका घर है उसके साथ मिलकर हम उसकी जांच करा देते हैं कि इसका शक के दायरे से दूर कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए इस शक को। उसी प्रकार से देश का जो फाउंडेशन है, जो हमारे देश की चीज़ है, सबसे बेसिक चीज़ है, वह है वोटिंग का सिस्टम। और अगर वोट के सिस्टम में ही अगर हमारे खराबी आ जाती है, किसी तरह की परेशानी सामने आ जाती है, किसी तरह की बात सामने उठकर आ रही है, तो उसको ख़त्म करना देश के सरकार की द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट ये होना चाहिए कि लोगों के शक को दूर करना है, संविधान को मजबूत करना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है। यही तो मकसद है। मान लो कल को कोई भी टेक्नोलॉजी का सहारा लेके, मैं मानता हूं हिंदुस्तान में आधा से ज़्यादा लोग बेवकूफ़ हैं, टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है उनको, अंधभक्त हैं, रसगुल्ले हैं, जाहिल की तरह बात करते हैं, हिंदू मुसलमान करने को तैयार हैं, उल्टे सीधे बात करने को तैयार है। इसके बावजूद भी जो सरकार है उसकी क्या जिम्मेदारी है, जो स्टेट है उसकी क्या जिम्मेदारी है, जो इलेक्शन कमीशन है उसकी क्या जिम्मेदारी है? ये तो वही वाला हाल हो गया जो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन का होता है। वो बिल्कुल बायस होकर काम करता है किसी एक कैंडिडेट की तरफ होकर। तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र में और पाकिस्तान के इसमें क्या फ़र्क रह जाएगा फिर? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक आवाज़ उठ रही है कि लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए ईवीएम मशीन का इस्तेमाल हो रहा है और उसका नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है, उसके साथ टेम्परिंग की जा रही है, तो हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें। ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और जो लोग दावे कर रहे हैं कि टेम्परिंग हो सकती है उनको बुलाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, लाइव टेलीकास्ट कीजिए, सबके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बिल्कुल करके दिखाएं कि इस तरीके से हम लोग टेम्परिंग कर सकते हैं। 10 आदमी को रखिए, 10 आदमी वोट देगा अलग अलग पार्टियों में, और जो हैक करने वाला है वो ये बता देगा कि मैं 10 के 10 बीजेपी की तरफ करके दिखा देता हूं या फिर किसी एक पार्टी की तरफ करके दिखा देता हूं। और वहीं पे इलेक्शन कमीशन या दूसरा सरकार की जो भी नुमाइंदे हैं वो ये कह के दिखा दें, करके दिखा दें कि ये काम नहीं हो सकता है।
वेरी सिंपल। क्यों इसको खिचड़ी बनाया जा रहा है? क्यों भारत के दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे जो रोजगार से रिलेटेड है, सर, किसानों से रिलेटेड है, बलात्कार से रिलेटेड है, महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड है, बच्चों के भविष्य से रिलेटेड है, रोजगार से रिलेटेड है, किसान की जिंदगी से, उनके सुसाइड से रिलेटेड है, जाति पाति के नाम पे होने वाले नरसंहार से रिलेटेड है, धर्म के नाम पे होने वाले दंगे से रिलेटेड है। और आपको मैं बात बता दूं कि जब सुजा जो उन्होंने जिसने खुलासा किया लंदन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उनको गोली मारी गई थी तो उस लाश को छुपाने के लिए एक दंगे का रूप अपना दिया गया था, जानबूझ के दंगा करवा दिया गया था उसी हैदराबाद में, कि ये बता दिया जाए कि यहाँ पर दंगा कराकर इन लोगों को इतनी गोली मारी गई है जो दंगाई थे। वो तो किस्मत अच्छी थी कि सैयद सुजा बच गए और वो अमेरिका भाग गए। और आज इतना बड़ा हिंदुस्तान के अंदर में एक मामला लेकर आए हैं, लेकिन कोई इस पर सीरियस दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके बारे में गौर कीजिएगा। और ये सवाल होना चाहिए कि जब सवाल उठ रहे हैं, जब आग लगी ही है तो धुआं तो उठेगा ही, और जब धुआं उठ रहा है तो इसको बुझाने का काम, इसको शांत करने का काम, इसको लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने का काम करने का काम जो है वो इलेक्शन कमीशन का है और भारत सरकार की है। अगर ये दोनों अपने काम को नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब साफ है, कहीं ना कहीं ये सब मिलकर देश को बेचकर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अपने नाजायज फायदे उठा रहे हैं, अपने रोजगार को चला रहे हैं, अपने बिजनेस को चला रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस को चला रहे हैं। आपको पता, अभी एक रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है कि भारत के केवल 10 परिवार मिलकर हिंदुस्तान के 50% से ज्यादा लोगों की आबादी के पास जितना धन नहीं है वो अकेला उनके पास है। कैसे हो सकता है ऐसा? एक हमारी तरफ देश में 30% आबादी भूखी मर रही है और दूसरी तरफ इतना कोई पैसा कमा रहा है कि उसके पास रखने की जगह नहीं है, विदेश में जाके पैसा पहुंचाया जा रहा है, स्विट्जरलैंड में जाके बैंक में डाला जा रहा है या दूसरे बैंकों में डाला जा रहा है। भैया एक बात मैं और भी आपको बता दूं कि स्विट्जरलैंड ही सिर्फ नहीं है ऐसा जो स्विस बैंक रखता है और उस तरह के पद्धति को अपनाता है जो वहां पर पैसा सेफ होता है। दुनिया के और भी बहुत सारे बैंकिंग सिस्टम है जहां पर पैसा जाके जमा हो जाता है और किसी को पता नहीं चलता है। वालेकुम अस्सलाम अशरफ भाईजान, कैसे हैं? विनोद सालवे भाई नमस्कार। बिल्कुल मैं सब लोगों का कमेंट नहीं पढ़ पाया था। मैं ये चाह रहा था कि ये जो ईवीएम से रिलेटेड जो बातें उठ के सामने आ रही हैं उसके बारे में लोगों को पता चले और इसको दूर करने के लिए कोशिश ये हो कि एक प्लेटफॉर्म पे बुलाकर हैक करने वाला और जो दावा कर रहा है कि हैक नहीं हो सकता है, दोनों को बुलाकर लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाए। सैयद सुजा की कहानी आपने सुनी होगी कि नहीं सुनी होगी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि कोई मीडिया वाला इसमें इंटरेस्टेड नहीं है बताने के लिए कि किस प्रकार से उनके 14 लोगों की टीम को गोली मारी गई थी, किस तरह से वो बचे थे, किस प्रकार से फिर उसी लोगों के मौत को दंगा का रूप देकर इसको ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। सैयद सुजा ECIL जो कंपनी बनाती EVM उसमें काम करने वाले थे और उन्होंने ही बताया था कि ये हैक हो सकता है और ये करके उन्होंने दिखाया था। और उन्होंने एक प्रोटोटाइप, दूसरे प्रोटोटाइप का भी EVM मशीन बनाया था जिसमें उन्होंने ये बताया था ये हैक नहीं हो सकता, लेकिन कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। इस पे गौर कीजिएगा। गंगा बोपैया वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? शशांक शुक्ला भारद्वाज भाई ठीक है, अच्छी बात है, अपने किस्मत के बारे में सोचिए। वालेकुम सलाम जसवीर पाजी नमस्कार, कैसे हैं? रोशन फाबरा भाई, शरीफ भाई वालेकुम सलाम। शशांक टेंशन मैं क्यों लूँगा शशांक, अपने आने वाले बच्चों से पूछना, मुझे क्या टेंशन है दोस्त। मैं तो तुम्हारे जैसा कई लोगों को यहाँ पर वो करता हूँ, नौकरी का भी इंतज़ाम करके रखा हूँ। पूछ लेना कितने नौकरी दिए आपके साहब ने। गुरिंदर पाल ढिल्ला BA एक ही रह गया है, EVM घोटाला बाकू सन शेख हुसैन मोदी जी कुछ दिए हैं क्या? आई डोंट नो। डेनियल फ्रांसिस पंजाब राजस्थान में क्या हो जाता है EVM हैकिंग का? ये कोई भी करे, मैंने बताया ना EVM हैकिंग का जब बात सामने आई थी, सैयद सुजा ने जब इस बारे में बताया था तो उन्होंने कहा कि इसमें हर पार्टियां संलिप्त हैं, हर पार्टियां, किसी एक पार्टी का नाम नहीं है कि BJP ही थी या फिर कांग्रेस ही थी या नहीं, कोई एक पार्टी नहीं, सभी पार्टियों का नाम था उसमें, क्षेत्रीय पार्टियों का भी नाम था, है ना। तो इस लेकिन सबसे ज्यादा जो फायदा उसमें उठाने वाली थी पार्टी वो है BJP। विनोद सालवे भाई नमस्कार, कैसे हैं? रहमान भाई, मैं सभी दोस्तों को जय हिंद, आपको भी जय हिंद भाई। जहीर हुसैन भाई वालेकुम सलाम। कबीर EVM का सहारा, बिल्कुल सिफा अहमद, जब तक EVM रहेगी घपला होती रहेगी। बिल्कुल मैं ये कहता हूँ कि EVM आखिर इसमें क्या ऐसी कमज़ोरी है कि हम EVM के सहारे ही चलने की कोशिश करेंगे? हमारे देश में मैन पावर की कमी नहीं है, हमारे देश में किसी भी प्रकार के मेहनती लोगों की कमी नहीं है, हमारे देश में किसी भी प्रकार से वैसे लोगों की कमी नहीं है जो EVM को न, VVPAT में क्या दिक्कत होता है
कि हमें गिनना होता है, गिन कर काउंटिंग करनी होती है, सही से रखना पड़ता है। मैं 10 के बदले 100 लोगों को लगा दूंगा, क्या देश में लोगों की कमी है, मैन पावर की कमी है, मेहनत करने वालों की कमी है? तो मशीन का सहारा हम क्यों लें? मशीन का सहारा क्यों लें हम? मशीन का सहारा तब लिया जाता है जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आपको बड़े पैमाने पे काम करना है, एक टाइम फ्रेम के अंदर में कंप्लीट करना है। अपने पास तो टाइम ही टाइम है, अपने पास तो मैन पावर की कमी नहीं है, फिर भी क्यों? जकी अहमद भाई, वांसला मोहम्मद इलियास, सफ़ी भाई, कुछ तो दाल में काला है, पूरी दाल काली नज़र आ रही है। डॉक्टर सुप्रिया, जय हिंद। हिंदुस्तान के हालात अच्छे हो जाएंगे डॉक्टर सुप्रिया, लेकिन वही है कि सबको एक साथ आना पड़ेगा। सुमित्रा चांडेल जी, नमस्कार, कैसी हैं? ओमन अहमद भाई, करप्ट मीडिया, बिल्कुल मीडिया तो कुछ दिखाना ही नहीं चाहती इस बारे में। देखो, किसी की नहीं सूझबूझ रही इस पर आ रही है कि वो जाकर बात करे, सैयद शुजा के मैटर को बताए, सबको बताएं उसने किस किस पार्टियों का नाम लिया, क्यों लिया, और किस बेस पे वो इतना बड़ा ये कर रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं, किस तरह से। तो वो वही बंदा है जो ECIL कंपनी में काम करता था, जो कंपनी EVM बनाती है। अब मेरा सवाल ये है कि इस शक को दूर करने के लिए क्या ईमानदारी से कोई सरकार काम कर रही है, और अगर नहीं कर रही है तो ये सबकी जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कहता कल को इलेक्शन EVM पे ही होगा, मुझे पता है EVM ख़त्म नहीं होने जा रहा है अभी फ़िलहाल से, एक इलेक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन अगर देश की बुनियादी चीज़ ही कमज़ोर हो जाएगी तो याद रखिएगा कल को इतने खतरनाक तरीके से आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, आपके साथ खिलवाड़ किया जाएगा, आपके आने वाली नस्लों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, उनके भविष्य को अंधकार में डाल दिया जाएगा, तो फिर आप किसी को शिकायत करने के लायक नहीं रह जाएंगे। मोहम्मद तौसीफ, कैसे हो भाई? रोशन फाबरा, पूरी की पूरी दाल काली है। ज़की अहमद, ये देश को किस मोड़ पर जाके रूही अली, फिर ऐसी हालत क्यों है? खैर चलिए, तो मेरा मकसद है, वालेकुम सलाम तौसीफ भाई, मेरा मकसद ये है कि हिंदुस्तान के जितने भी नौजवान हैं, ख़ासकर भारत, देखिए 65% से ज़्यादा की आबादी जो है वो 35 साल से नीचे की है, सारी की सारी आबादी जवान है, हमारा देश सबसे जवान है। लोगों को एक होने की ज़रूरत है, नौजवानों को एक होने की ज़रूरत है, एक होकर रहिए, साथ आइए, और हिंदू मुसलमान के नाम पर एक होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक पोस्ट भी किया था, अभी भाई का भी पोस्ट आया था कि जब पूरा देश गठबंधन के साथ आने की कोशिश कर रहा है और बीजेपी ही कहती है कि हिंदुओं एक हो जाओ, तो जो अपोजिट साइड के महागठबंधन है वो लगभग सब के सब 99% हिंदू भाई हैं। जब वो हिंदू भाई सब एक हो रहे हैं तो फिर ये अभी दूसरी जो कहानी गढ़ने की बात आ रही है EVM की, और देखो एक दलाल को बीच में खड़ा कर दिया गया है, सिया वक्फ बोर्ड का जो बंदा है वो मदरसा के मैटर को लेकर सामने आ रहा है, और मुझे पता है ये बीजेपी IT सेल वाले और मीडिया देखो कितने भयंकर तरीके से इसको उछालेगी ताकि ये जो मैटर है EVM का उसको दबाया जा सके। अब दलाली का काम फिर से शुरू होगा। इलेक्शन आने तक याद रखिएगा, अगर कांग्रेस आ जाती है सरकार में, अगर कांग्रेस ने उन सभी दलालों के ऊपर कार्रवाई नहीं करी तो मैं पहला ऐसा इंसान हूँगा जो सड़कों पर उतर कर पूरे तरीके से पूरे देश में इनके खिलाफ मैं विरोध प्रदर्शन करना शुरू करूंगा। क्योंकि अगर मैं जानता हूं कि बीजेपी का विकल्प अभी कोई दूसरा इसलिए नहीं है कांग्रेस के अलावा, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और जो सबको मिलाकर एक साथ महागठबंधन बना के चल रही है, और बीजेपी को हटाने का मकसद या कांग्रेस को लाने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये पार्टी अच्छी है या पार्टी बुरी है, लेकिन जो फिलहाल जो पार्टी है उसका जो रवैया है, उसका जो ढर्रा है चलने का, वो देश के हित में नहीं है, वो आपसी एकता के हित में नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक क्यों नहीं किसी को देशद्रोही और किसी को पाकिस्तान भेजने वाली बात शुरू हुई है। जब से ये महागठबंधन बनने की बात शुरू हुई है, बात यहाँ पर है लोकतंत्र को बचाने की, बात यहाँ पर है संविधान की इज्जत करने की। अगर जिस प्रकार से देखो एक लॉलीपॉप दिया गया 10% आरक्षण का लेकर, वो 10% आरक्षण किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेड होता है वो सब लोग देखेगा आने वाला कल, है ना। वैसे भी उस पर सुप्रीम कोर्ट पे ऑलरेडी दायर हो चुका है याचिका कि इसको किस प्रकार से दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को केवल जात पात धर्म, जो बीजेपी कहती थी कि हम भैया कश्मीर में PDP के साथ नहीं बनाएंगे सरकार, वो PDP के साथ बना ली सरकार। बीजेपी कहती थी कि हम आरक्षण के विरोधी हैं, आरक्षण लेकर आ गए खुद से। जो बीजेपी कहती थी कि हम इस तरह का कानून लेकर आएंगे जिससे कि सब के सब सबको नौकरी मिल जाएगी, सबको 2 करोड़ रोजगार मिल जाएगा, कुछ नहीं हो रहा, उल्टे लोगों की नौकरी जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिक मुद्दे छोड़कर लोग जो हैं वैसे मुद्दों में उलझा दिए जा रहे हैं जो आपके और हमारे या किसी भी देश के वासियों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है,
बिल्कुल डॉक्टर सुप्रिया, थैंक यू वेरी मच। रोशन फाबरा बिल्कुल सही। तो चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। और सैयद शुजा जो कह रहे हैं वो केवल बीजेपी का मामला नहीं है, युवाओं का देश है, युवा देश, युवा सोच जो हम लोग कहते हैं वो मकसद सिर्फ एक है कि जो देश हमारा है वो किसी की जागीर नहीं है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की जागीर नहीं है। जो गलत करेगा उसके खिलाफ बोलना है, और जो गलत का तरीका अपना कर देश में राज करने की कोशिश कर रहा है उसके विरोध में खड़ा होना है। ये आपके लिए, सबके लिए, इवन कि जो बीजेपी समर्थक हैं, जो विरोधी हैं, जो दूसरे पार्टी के समर्थक हैं, उन सब के लिए ज़रूरी है कि पहले लोकतंत्र है, पहले देश है, पहले संविधान है, उसके बाद कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है या उनके कोई वैचारिक तौर तरीके हैं। ये बात ज़रूर है कि हिंदुस्तान के अंदर में जितने भी कानून बनते हैं वो संविधान के तहत बनते हैं, लेकिन जब कोई पॉलिटिकल पार्टी राज करती है, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी आके गलत तरीके से शासन करती है, तो वो गलत विचारधाराओं को ज़रूर मजबूती दे देती है, जिससे देश के अंदर में नुकसान होने लग जाता है। बीजेपी के अंदर लगातार इस बात के विरोध हम लोग कर रहे हैं कि सांप्रदायिक बातों से दूर रहे सब के सब पॉलिटिकल पार्टियाँ। पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर के नेता जो हैं वो किसी भी प्रकार से हिंदू मुसलमान की बातें ना करें, लेकिन इन्हीं के पार्टी के वजह से वैचारिक मतभेद इतने फैल चुके हैं, हिंदू मुसलमान की दुर्भावना इतनी बढ़ चुकी है, जात पात की दुर्भावना इतनी बढ़ चुकी है, जबकि ये सरकारी तौर पे कोई स्कीम नहीं चलाया जाता कि चलो हिंदू के मुसलमान से लड़वा दें, या छोटी जात ऊटी जात के काम करवा दें, या दलित और सवर्ण में लड़ाई लगवा दें। ये कोई पॉलिसी नहीं बनती है, लेकिन इनके रवैये से इस चीज़ों को ताकत मिलती है। उनके तौर तरीके से, उनके बात से, उनके भाषण से, उनके स्पीच से, उनके रैलियों से वो बातें सामने निकल कर आती हैं और इन घटिया विचारधाराओं को मजबूती मिलती है। तो इसीलिए इस तरह की चीज़ों को विरोध करना है तो इनका ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, और ऑप्शन ढूंढने के लिए फिलहाल जो ऑप्शन हो रहा है महागठबंधन, अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां मिलकर, उस पर सबको एक होने की ज़रूरत है, ईमानदारी से। सभी के सभी हिंदू भाई हैं, और मैं ओवैसी साहब से भी कहूँगा कि आप भी इसी देश के वासी हैं। साथ अगर आपको देश का देना है तो कोई हिंदू मुसलमान करने की ज़रूरत नहीं है ना। मुसलमान करने से कुछ नहीं होगा। इस देश में जो संरचना बनी हुई है कि एक ब्लॉक में या एक ज़िले में या एक राज्य में जहाँ 50 मुसलमान हैं तो वहाँ 100 हिंदू हैं, जहाँ 100 हिंदू वहाँ 50 मुसलमान हैं। इस तरीके की जगह पर आप हिंदू एक हो जाओ, मुसलमान एक हो जाओ, एक होकर कहाँ चले जाओ, एक होकर किसी एक को वोट दे दोगे, कितने का फ़र्क पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अच्छे लोग एक हो जाओ, लोकतंत्र को मानने वाले लोग एक हो जाओ, ईमानदार सोच वाले लोग एक हो जाओ, हिंदू मुसलमान एकता की तरफदारी करने वाले लोग एक हो जाओ।